एक लड़का बैंक में ड्यूटी करने के बाद सीधा अपने मामा के घर पहुंचता है। जब वहां जाने के बाद लगातार आवाज़ लगा रहा था। ना घर पे कोई था और ना ही कोई आवाज़ आ रही थी। इसी बीच में जो उसकी छोटी बहन होती है वो मौके पर मौजूद होती है। उससे पूछा जाता है कि बाकी घर के लोग कहाँ गए हैं। बहन कहने लगती है कि सबके सब अपने काम से गए हुए हैं, कोई बात है तो बताओ। तब वो कहता है कि मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात भी करनी थी, अकेले की बातचीत थी। उस लड़के ने जब अपनी बहन से इस तरह की बात की तो बहन बोलती है कि हाँ, क्या बात है, तुम मुझे बता सकते हो, जो बात है वो कर सकते हो। लड़का अपनी ही बहन से कहता है कि मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। जैसी लड़की ने ये बात सुनी उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसका भाई इस तरह की बात उससे क्यों कर रहा है। लड़की को गुस्सा आता है। गुस्सा आने के बाद उसका वो विरोध करने लगती है। उससे कहती है कि तुम यहाँ से फिलहाल चले जाओ। यदि तुम मेरी आंखों के सामने दिखाई दिए तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा और मैं कुछ कर बैठूंगी। इतना सुनने के बाद वो लड़का यहाँ से चला जाता है और कुछ वक्त बीत जाता है। फिर दोबारा घर पे आता है। दोबारा घर पे आने के बाद उसने फिर वही बात उसने फिर से दोहराई। अपनी बहन से कहने लगता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जब देखो तब तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा अक्स मेरे दिमाग में घूमता रहता है। मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा। इतना सुनने के बाद उस लड़की ने कहा कि पहले तुमने बात कही तो माफ़ कर दिया, अब की बार कही तो तुम्हें बिल्कुल किसी की मतलब माफ़ नहीं किया जाएगा। ये सारी की सारी बातें वो अपनी माँ से, अपने पापा से कहेगी ताकि तुम इस घर के अंदर एक भी कदम न रख सको। बस इतना था। उस लड़की ने अपनी माता और पिता से दोनों से ये बात कही। कहा कि भैया घर पर आया था और इस तरह की बातें कर रहा था और वो आज के बाद इस घर के अंदर आया तो अच्छा नहीं होगा। जैसे ही उस लड़की ने अपने माता और पिता से ये बात कही, माता पिता को बहुत गुस्सा आता है। उस लड़के को बुलाया जाता है। उससे कहा जाता है हमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि हम अपने घर पर एक बेटा नहीं बल्कि नाग पाल रहे थे, इसलिए आज के बाद तुम इस घर में अगर घुसने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। उस लड़के को धक्के मारते हुए घर से बाहर कर दिया जाता है और ये बात आई गई हो जाती है और वक्त आगे बीतने लगता है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो जिस रूप में वापस लौट कर आएगा वो इतना खतरनाक होगा कि पूरे राज्य में इस बात को लेकर चर्चाएं शुरू हो जाएंगी। न केवल एक कत्ल होता है बल्कि कई जिंदगी बर्बाद हो जाती हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। 8 मई 2014 की ये बात है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का एक इलाका लगता है लाल घाटी। और लाल घाटी इलाके के अंदर एक सुंदर वन कोहिनूर मैरिज गार्डन है। यहाँ पर एक शादी समारोह चल रहा था। लड़की का नाम जय श्री नामदेव होता है और लड़के का नाम रोहित नामदेव होता है। दोनों की शादी में शामिल होने के लिए बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। कोई खाना खा रहा है तो कोई बारात में डांस कर रहा है, कोई मैरिज होम के अंदर डीजे पर डांस कर रहा है तो कोई अपनी खुशियां बांट रहा है। इस तरह से पूरे मैरिज होम के अंदर चहलकदमी थी और ये एक तरह की वीआईपी शादी थी क्योंकि दोनों ही जो डॉक्टर होते हैं दोनों ही एमबीबीएस होते हैं और इसलिए शादी बड़ी धूमधाम से हो रही थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। रात जब 8 बजे थे तो उस वक्त मेहमानों की भीड़ बहुत ज़्यादा थी, उनको कंट्रोल करना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे मेहमानों की छटनी शुरू हो जाती है। अब लड़की और लड़के पक्ष के ही खास खास मेहमान थे, वही रहते हैं। बाकी मेहमान जो अपने थे दूर दराज के थे वो खाना खा रहे थे और यहाँ से जा रहे थे। जयमाला का जो कार्यक्रम था वो रात को 11 बजे समाप्त हो जाता है। उसके बाद फिर आवाज़ लगती है कि अभी फिलहाल दूल्हा और दुल्हन को आशीर्वाद देने के लिए जितने भी नज़दीकी रिश्तेदार हैं वो सब के सब स्टेज के पास आ जाएं। बस इतनी आवाज़ लगनी थी। अब सभी लोग अपनी बारी बारी का इंतज़ार कर रहे थे कि दूल्हा और दुल्हन को आशीर्वाद देना है, जो गिफ्ट लेकर आए हैं वो गिफ्ट भी देना है। बस इतना था। तो जितने भी रिश्तेदार होते हैं वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच में एक नकाबपोश व्यक्ति इस शादी समारोह में एंट्री कर जाता है और दुल्हन के बिल्कुल ठीक सामने आकर खड़ा हो जाता है। जैसे दुल्हन के सामने ठीक खड़ा होता है उसके चेहरे पर नकाब लगा हुआ था। ना कोई दुल्हन समझ पाती है ना दूल्हा समझ पाता है। जो उसके आगे पीछे दूल्हा दुल्हन के होते हैं वो भी कुछ नहीं समझ पा रहे थे। यहाँ पर वीडियोग्राफी चल रही है, फोटो वोटो लिए जा रहे थे। लेकिन इसी बीच में वो एक पिस्तौल निकालता है नकाबपोश, और नकाबपोश पिस्तौल निकालने के बाद दुल्हन की तरफ करता है। और जैसे दुल्हन की तरफ करता है, दुल्हन इससे पहले कि कुछ समझ पाती, किसी को कुछ कर पाती, तभी गोली चल जाती है। और जैसे ही गोली चलती है वो दुल्हन की गर्दन पर आकर लग जाती है और दुल्हन इस जो कुर्सी पर बैठी हुई थी वो वहीं गिर जाती है और यहाँ चीख पुकार मच जाती है। लेकिन जो नकाबपोश होता है वो रुकता नहीं है, थमता नहीं है, बल्कि आपकी उसकी इशारा, उसकी जो तरफ था वो दूल्हे की तरफ इशारा करते हुए उसकी तरफ गोली मारने की जैसे ही कोशिश कर रहा था तो दूल्हे ने अपना बचाव करते हुए उसके हाथ में झटका मारा। और जैसे उसके हाथ में झटका लगता है, गोली दूल्हे को तो नहीं लगती है लेकिन दूल्हे का एक खास दोस्त वहीं पास में मौजूद होता है जिसका नाम कचरू सिसोदिया होता है। उसकी जांग में गोली लग जाती है। इसके बाद तो बस यहाँ अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। लोग इधर से उधर भागने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं। लेकिन हिम्मत जुटाते ही कुछ लोगों ने उस लड़के को पकड़ लिया जिसके हाथ में पिस्तौल लगी हुई थी, जिसका चेहरा ढका हुआ था। बस दुल्हन की हालत देखते हुए, क्योंकि दुल्हन की गर्दन पे गोली लगी हुई है और दुल्हन खून से लथपथ हो जाती है, वो
जैसे जीने की कोशिश कर रही हो, जैसे कि बचने के लिए अपील कर रहे हो, तभी उसे पकड़ते हैं। यहाँ से पकड़ने के बाद हॉस्पिटल लेके जाते हैं दुल्हन को, ताकि उसको समय पर इलाज शुरू हो सके। लेकिन इसी बीच में उस व्यक्ति को जिसने नकाब लगाया हुआ था, जिसके हाथ में पिस्तौल होती है, उसको पकड़ लेते हैं और उसके बाद उसे पीटना शुरू कर देते हैं। उसको जो भी था बारात में, घरात में शामिल था, वही उसको मार रहा था, पीट रहा था। और इसी बीच में मारपीट के दौरान ही किसी ने नज़दीकी पुलिस स्टेशन को फ़ोन कर दिया कि यहाँ पर इस तरह से दुल्हन को गोली मारी गई है, दुल्हन की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। यहाँ पर जो एक नकाबपोश व्यक्ति होता है, वो जिसने गोली चलाई थी, दरअसल उसको भीड़ ने पकड़ लिया है। आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आ जाइए। पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है। मौके पर आने के बाद जब देखती क्या है कि उस व्यक्ति को इतना मारा जाता है कि पूरा शरीर उसे खून से लथपथ था। आखिरकार पुलिस की मौजूदगी में आने के बाद फिर भीड़ ने उसे छोड़ दिया। अब उसकी हालत भी ऐसे हो रही थी जैसे कि वो किसी वक्त वो दम तोड़ देगा। तत्काल ही उसे नज़दीकी हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाने के बाद उसका उपचार शुरू हो जाता है, और जब इसका उपचार शुरू होता है तो उसके बाद फिर ये पुलिस जानने की कोशिश में जुट जाती है कि आखिरकार मामला क्या है। उधर दुल्हन को लेके हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देते हैं। दुल्हन अब इस दुनिया में नहीं रही। ये बात सुनने के बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। हॉस्पिटल में जितने भी घराती थे, बाराती थे, मेहमान थे, जिसको सूचना मिल रही थी, वो मौके पर पहुंच रहे थे। आसपास के इलाके के लोग पहुंच रहे थे, और लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार दुल्हन के साथ ऐसा क्या हुआ, किसने किया। यही सब जानना चाहते थे। दरअसल दुल्हन का जो नाम होता है डॉक्टर जयश्री नामदेव होता है, माँ का नाम लक्ष्मी होता है, और पिता का नाम घनश्याम घनश्याम नामदेव होता है, जो कि विद्युत विद्युत मंडल से रिटायर्ड एक कर्मचारी होते हैं। उनसे पूछा जाता है कि क्या आप कुछ बता सकते हो, बताने की स्थिति में हो, क्योंकि उस रात पुलिस की हिम्मत भी नहीं थी कि उनसे पूछा जाता, क्योंकि उनकी ये इकलौती बेटी थी और कोई संतान ही नहीं थी। अकेली बेटी के साथ इस तरह की हादसा होना, घटना होना, ये वाकई अपना आप में बड़ी सोचने वाली बात थी। आखिरकार परिवार वालों से पूछा जाता है, उधर पोस्टमार्टम की भी हो जाता है। जब पोस्टमार्टम हो जाता है तो परिवार के लोगों से ये जानने की कोशिश की जा रही थी कि क्या तुम उस नकाबपोश को जानते हो। उसे अभी हॉस्पिटल के अंदर वो मूर्छित हालत में है, उसे अभी होश नहीं आया है। हालांकि वो बच जाएगा, लेकिन उसे कितने दिन लगेंगे होश में आने में, कुछ कह नहीं सकते। लड़की के पिता से जब पूछा जाता है तो लड़की के पिता ने रोते रोते एक बात बताई। उसने कहा कि मेरी छोटी बहन है, और छोटी बहन का नाम है अंगूरी देवी। अंगूरी देवी के जो पति हैं अब उस दुनिया में है नहीं। उसके दो बेटे होते हैं। एक बेटे का नाम अनुराग नामदेव होता है, और दूसरे बेटे का नाम उसका अंबर नामदेव होता है। दरअसल जो उसका बड़ा बेटा है, इसका नाम अनुराग नामदेव है, वो कई साल पहले उनके घर पर आया था। घर पर उसके आने की एक ही वजह थी कि परिवार की स्थिति ज़्यादा अच्छी थी नहीं। उन्होंने सोचा कि इसको यहीं पर रखेंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, और ये भी एक कामयाब इंसान बन जाएगा। इधर उनकी बेटी तैयारी कर रही थी नीट की। उसने एमबीबीएस उसने कंप्लीट एडमिशन ले लिया था। इधर जो ये लड़का था, दरअसल उसको बैंक में नौकरी लगने के लिए पीओ की तैयारी करा रहे थे, और वो घर पर रहकर तैयारी कर रहा था। तैयारी करते करते कब ना जाने उसके मन में अपनी ही बहन के प्रति कुछ इस तरह की बातें पल जाती हैं जिसको सोचने में भी घिन आती है। वो अपनी ही बहन से प्यार कर बैठता है, और एक दिन जब घर पे कोई नहीं होता तब अपनी बहन से प्यार का इजहार कर बैठता है। उससे कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। एक बार, दो बार, ये जब बार बार लगातार हो रहा था, माता और पिता को जब ये बात पता चलता है तो उन्होंने अपने उस भांजे को, बहन के बेटे को, जिसका नाम अनुराग नामदेव होता है, उसको धक्के मारते हुए घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि आज के बाद घर में तुम्हारी कोई एंट्री नहीं है। यही बात थी कि वो अपने जब बेटी की शादी की तैयारी कर रहे थे, एक लड़के की तलाश में थे। आखिरकार ढूंढने से लड़का मिल जाता है, और ये पता चलता है कि लड़का, जिसका नाम डॉक्टर रोहित नामदेव होता है, वो हरसूद धनोरा गांव का रहने वाला होता है। और वो इसी कॉलेज में, जिस कॉलेज से इस लड़की ने, यानी कि जयश्री नामदेव ने, जो कि आगे चलकर बाल रोग विशेषज्ञ बन जाती है, और लड़का जो डॉक्टर होता है वो सर्जन होता है। इन दोनों की आपस में बातचीत कराई जाती है। ये एक अरेंज मैरिज थी, और अरेंज मैरिज होने के बाद जब शादी की बात तय हो जाती है तो ये पहले सगाई होती है, और सगाई तारीख होती है 3 फरवरी 2014। 3 फरवरी 2014 को जब सगाई हो जाती है, सगाई के दौरान कुछ फोटो खींचे जाते हैं, और डॉक्टर रोहित इतना ज़्यादा खुश होते हैं कि वो अपनी शादी का इजहार फेसबुक पर पोस्ट करते हैं। पोस्ट करते हुए वो अपनी भी फ़ोटो डालते हैं और अपनी होने वाली दुल्हन की फ़ोटो डाल देते हैं। कहते हैं कि बहुत जल्दी हम एक रिश्ते में बनने वाले हैं। मुझे नहीं पता था कि मुझे इन्हें देखते ही मोहब्बत हो जाएगी, प्यार हो जाएगी। इस तरह की बातें उन्होंने लिखी हुई थी, लेकिन वो नहीं जानते थे कि इस घर में एक समस्या भी है, और समस्या थी अनुराग। अनुराग ने जैसे ही फेसबुक पर वो फोटो अपलोड होते हुए देखे तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा जाता है। वो अपनी बहन को धमकाता है और कहता है कि बारात नहीं आनी चाहिए, बारात आएगी तो फिर देख लेना क्या से क्या हो सकता है, तुम भी मारी जाओगी और तुम्हारा हस्बैंड भी मारा जाएगा, जो कभी नहीं हो सकता। इस तरह की बात थी, धमकी दी जाती है। लेकिन परिवार के लोगों ने इस धमकी को इतना गंभीरता से नहीं लिया।
जितनी गंभीरता से लेना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने ही उसकी परवरिश की थी, उन्होंने ही उसे पढ़ाया लिखाया था, उसको तैयारी कराई थी, उनकी ही वजह से उसको बैंक में नौकरी भी लग जाती है। आखिरकार वो तारीख आती है और तारीख थी 8 मई 2014 की वो तारीख। शादी समारोह चल रहा था, सबके सब खुश थे, लेकिन इसी बीच में नकाब लगाकर अपने चेहरे पर आता है और दुल्हन को गोली मार देता है। दूल्हे को भी मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दूल्हे को वो मार नहीं पाता। पुलिस ने उसको पकड़ तो रखा था, उसके बाद उसका इलाज चलता है, इलाज चलने के बाद उसको जेल भेज दिया जाता है और ऐसे ही करते करते 1 साल बीत जाता है। ये तारीख थी 11 फरवरी साल 2015 को। सत्र न्यायाधीश की तरफ से एक आदेश होता है और आदेश में कहा जाता है कि इस व्यक्ति को तब तक सलाखों के पीछे रखो जब तक इसके प्राण ना निकल जाएं। लेकिन जैसे ही उसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है, ये बात लड़की यानी कि डॉक्टर के पिता को बात अच्छी नहीं लगती। घनश्याम कहते हैं कि वो हाईकोर्ट जाएंगे, हाईकोर्ट जाने के बाद इस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। कार्रवाई यानी कि उसको फांसी की तख्ते पर लेके जाएंगे। और जब पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल की थी तो उसे पता चलता है कि ये 17,000 रुपये का सागर जिले का एक गड़ा कोटा जगह लगती है, वहां से उसने पिस्तौल खरीदी थी, उसने गोली चलाई थी। आखिरकार उसको आजीवन कारावास की सजा सुना दी जाती है। परिवार वालों ने अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए ये उच्च अदालत की तरफ रुख करते हैं और ये 4 साल बीत जाते हैं। ये तारीख थी 27 मई 2019 की तारीख थी। इस व्यक्ति ने, जिसका नाम अनुराग होता है, इसने पेरोल के लिए आवेदन कर दिया और पेरोल उसको 15 दिन की मिल जाती है। 15 दिन की पेरोल मिली थी और वो अपनी माँ के पास आया था। इसका जो रहन सहन होता है वो जिला सागर का जगह लगती है गढ़कोटा, वहीं पर ये प्राइवेट नौकरी कर रहा था एक बैंक के अंदर पीओ की। और वो इसी दौरान उसने ये हत्या को अंजाम दिया था। जब ये 15 दिन की पेरोल पर आया था तो अपने घर पर था और घर से कहीं बाहर नहीं निकलता था। आखिरकार इसको 15 दिन पूरे हो जाते हैं। 12 जून 2019 की शाम को 5 बजे के आसपास इसको जेल में जाना था, सलाखों के पीछे जाना था। लेकिन जैसे ही घर का दरवाज़ा खुलता है, सुबह के 5 बज रहे थे, यानी कि उसने लगभग अपने जेल जाने से 12 घंटे पहले ही उसने अपनी जीवन की लीला को समाप्त कर लिया और उसने अपने आप को ख़त्म कर लिया। और जैसे ही ये बात अखबारों के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। मीडिया वाले इस डॉक्टर लड़की के पिता के पास जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आप इस जो इंसाफ हुआ है आप इससे कितना संतुष्ट हैं। वो कहते हैं कि संतुष्ट नहीं हूँ। उसकी लापरवाही की वजह से न केवल उसकी ज़िंदगी खराब हुई, बल्कि उसने हमारी बेटी की ज़िंदगी खराब कर दी और हमारी इकलौती बेटी थी उसकी भी ज़िंदगी पूरी तरह से खराब कर दी। हमें नहीं पता था कि जिस लड़के को हम अपने घर पे लेके आए हैं उसकी मुफलिसी देखते हुए, वो बहन का बेटा होता है, सगी बहन का बेटा, आखिरकार वो ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन इससे भी बड़ी हैरान करने वाली बात ये होती है कि जिस डॉक्टर से शादी हो रही थी, दरअसल उस डॉक्टर ने उसी रात अपने घर चला जाता है। ये हरसूद धनेरा, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार मैं बात कर रहा हूँ, वो अंतिम संस्कार में भी उस दुल्हन के शामिल नहीं होता है। और घर जाने के बाद वो फेसबुक पर एक पोस्ट करता है और कहता है कि किसी ऐसे व्यक्ति को मरते हुए देखना बहुत दुखद होता है, दुख होता है, जिसको आप बेइंतहा प्यार करते हो। वो कैसा प्यार कर रहा था कि जिस लड़की के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं होता है। और उसके बाद फिर जब पुलिस ने इससे बातचीत करने की कोशिश की तो उसने पुलिस से बात नहीं की थी। और इसने जब ये पोस्ट करी थी फेसबुक पर तो लोगों ने इसके बारे में लिखना शुरू कर दिया था कि रोहित तुम मजबूत रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। यानी कि पब्लिक का लगातार इसको सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन ये सपोर्ट लेना नहीं चाहता था। और पुलिस में जब पुलिस इससे बातचीत करती है, क्योंकि गोली इसके ठीक सामने से चलती है, इसके पास से चलती है, गोली इसके दोस्त को भी लग जाती है, इससे भी गवाही की बात की जाती है, तो डॉक्टर शायद मना कर देता है कि वो कोई गवाही नहीं देना चाहता। यानी कि वो अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह से अलग हो जाता है। और इस बात को लगभग 15-16 साल के लगभग 10-11 साल के आसपास का वक्त बीत जाता है। जब जब इस घटना को याद किया जाता है मध्य प्रदेश के भोपाल में, तब तब इस घटना को लेकर लोग सिहर जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार एक व्यक्ति ने पागलपन में, जो अपनी ही बहन होती है, अपनी ही बहन को वो माशूका समझने लगता है और उसको ही प्यार का इजहार कर बैठता है और उसी की ही जिंदगी खत्म भी कर देता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते विश्वजीत कुमार हैं, ममता कुशवाहा हैं, जुनेद अंसारी हैं, आरव वर्मा हैं, प्रदीप प्रजापति